Hello and welcome to TargetNet. This is Richa and I'm your educator for UGC NET. ये सीरीज मैंने बनाई है नेट के उन एस्पिरेंट्स के लिए जो पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही उन बच्चों के लिए जिनका पेपर 2 मैनेजमेंट कॉमर्स या HRM है। इस सीरीज में मैंने वीकली बेसिस पे हर यूनिट को कवर करने की कोशिश की है जिससे कि जो लर्नर्स मुझे रेगुलरली फॉलो करेंगे वो हर वीक यूजीसी नेट का एक जो वॉल्यूम है या एक यूनिट है उसे कंप्लीट कर पाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट अस बिगिन टुडेज सेशन। तो आप सबका मैं वेलकम करती हूँ आज की क्लास में, जो कि आज भी हम आपकी जो पीपल एंड एनवायरनमेंट की यूनिट है उसका एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि ह्यूमन इंटरेक्शन, एनवायरनमेंट के साथ जो इंटरेक्शन होता है और जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के नाम से आपके फर्स्ट सबसेक्शन में मेंशन है उस टॉपिक को समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। और इसी के साथ मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि जो लर्नर्स मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करना चाहते हैं वो मेरे नाम से यानी कि रिचा सिंह के नाम से अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे स्पेशल क्लासेस के अंदर मेरी क्लासेस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें कि मैं एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज जो आपके मेंशन है सिलेबस में, ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, ह्यूमन का एनवायरनमेंट के साथ जो इंटरेक्शन हो रहा है उसकी वजह से क्या चीजें हो रही हैं इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसका मतलब इसका बेसिक वही है। एंथ्रोपोजेनिक वर्ड का मतलब ही ये होता है कि ह्यूमन इनिशिएटेड या ह्यूमन मेड या ह्यूमन डन ऐसी एक्टिविटीज जो ह्यूमन बीइंग्स एक्टिविटीज कर रहे हैं उससे एनवायरनमेंट में क्या क्या हो रहा है। ऑब्वियसली हम पॉजिटिव इफेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं। तो जितने भी गैसेस हम हजार्डियस गैसेस एनवायरनमेंट में रिलीज करते हैं, जितने भी तरह का पोल्यूशन हम वाटर बॉडीज में करते हैं, जितने भी तरह का हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, फॉरेस्ट को काटने का काम किया जा रहा है, लैंड को डिग्रेड किया जा रहा है, डिफरेंट जेनेटिक मॉडिफिकेशंस की जा रही हैं क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी के लिए। तो ऐसे जितने भी टॉपिक्स आपके जहन में आते हैं जो कि एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर रहे हैं ह्यूमन एक्टिविटीज से, वही इस टॉपिक का मतलब है कि जो ह्यूमंस द्वारा की जाने वाली एक्टिविटीज हैं जिसका जो इम्पैक्ट हो रहा है, जिसका जो रिजल्ट हो रहा है वो एनवायरनमेंट पे कैसा हो रहा है, वही एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करता है। बहुत लंबी चौड़ी जिसे कहते हैं डिटेल में हमें स्टडी नहीं करनी है इन सारे कॉन्सेप्ट्स की, हमें सिर्फ मोटा मोटा पता होना चाहिए कि अगर वो हमसे पूछता है 4 चीजें दिखा के कि बताइए यूट्रोफिकेशन, नाइट्रोजन साइकिल के साथ छेड़छाड़ और एसिड रेन का होना या फिर डिग्रेडेशन ऑफ लैंड या मास एक्सटेंशन, ये सब क्या एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज हैं? यस। और अगर इनमें से कोई नहीं है तो वो आप जो है वो आइडेंटिफाई करना अच्छे से जाने, इतना आपसे वो एक्सपेक्ट करता है। तो यही मतलब लिखा हुआ है, आप रीड कर सकते हैं इसको मैं दोबारा यहाँ पे बता देती हूँ आपको। एंथ्रोपोजेनिक टर्म जो है उसका मतलब है एन इफेक्ट और ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटी। एज आई मेंशन्ड अर्लियर, ह्यूमन एक्टिविटी, हमारे द्वारा किया जाने वाला ऐसा कोई भी काम या कोई इफेक्ट या इम्पैक्ट या फिर कुछ भी हम ऐसा रिलीज कर रहे हैं जिससे कि एनवायरमेंट पे असर पड़ रहा हो, वो होती है इम्पैक्ट एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज का। ये टर्म पहली बार यूज की थी एक रशियन जियोलॉजिस्ट ने जिनका की नाम है एलेक्सेई पावलोव, और ब्रिटिश जो इकोलॉजिस्ट हैं आर्थर टैंसले, उन्होंने भी इस चीज को जो है वो रेफर किया था, मेंशन किया था। जेनरिक सी इंफॉर्मेशन है। पॉपुलेशन इंक्रीज के साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो रहे हैं, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज में बेइंतहा बढ़ावा हुआ जिससे कि लगातार एनवायरनमेंट पे जो है वो बुरा प्रभाव पड़ रहा है। और उन्हीं एक्टिविटीज जो कि क्या हो रही है मेजरली, वो ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं आपने जनरली करंट अफेयर्स में, न्यूज़पेपर्स में, टेलीविजन में, स्कूल कॉलेज में वो सब नाम सुने हुए हैं, बस हम उन्हें क्विकली रिवाइज करेंगे एक बार। पहला इम्पैक्ट अगर मैं बात करूं, एनवायरमेंटल डिग्रेशन, एनवायरमेंट का डिग्रेशन हो रहा है यानी कि एनवायरमेंट डिटोरेट हो रहा है। कैसे? क्योंकि जो उसके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, एयर, वाटर, सॉइल, हम सभी को तो पोल्यूट कर रहे हैं, हम हर लेवल पे जो है वो पोल्यूशन जो है वो एमिट कर रहे हैं, फिर वह चाहे वाटर बॉडीज को लेकर हो, हमारी लेक्स, रिवर्स, कैनाल्स, फ्रेश वाटर के रिसोर्सेज हो या ओशंस हो, हम हर लेवल पे, मल्टीपल लेवल पे जो है वो पोल्यूशन कर रहे हैं। तो उससे क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर रहे हैं, उसके लेवल को डिटोरेट कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इतनी सारी जो जिसे बोलते हैं कि प्रेशियस स्पीशीज हैं वो उनका क्या हो रहा है, मास एक्सटिंक्शन। क्या हो रहा है?
मास एक्सटिंक्शन हो रहा है, यानी कि वो बिल्कुल गायब हो गई हैं वो स्पीशीज। इसलिए तो हमें इतने बायोडाइवर्सिटी स्पॉट्स जो हैं उन्हें बचाने की बात चल रही है, इतने सारे मेजर्स तो हम ले रहे हैं, बट अल्टीमेटली जो हमने नुकसान कर दिया है उनको पढ़ना हमारा इस टॉपिक का मकसद है। क्लियर चेंज, ऐसा कोई भी चेंज एनवायरनमेंट का जो कि उसे खराब कर रहा है, डिटोरेट कर रहा है, अनडिजायरेबल है, वो जो होता है वो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से होता है, उसको बोला जाता है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। सेकेंड, क्लाइमेट चेंज। सब जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हुई हैं, उनसे जो अबंडेंट पोल्यूटेंट्स रिलीज हो रहे हैं एनवायरनमेंट में, उसकी वजह से ओवरऑल लगभग 1 डिग्री सेल्सियस तक जो टेम्परेचर है, अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है, वो बढ़ चुका है। और इतने सारे समिट्स और इतने सारे जिसे कहते हैं कन्वेंशंस और समिट्स, और जो आप पढ़ते हैं इतने सारे ट्रीटीज जो पढ़ते हैं एनवायरमेंटल बेसिस पे की गई अराउंड द वर्ल्ड, किस लिए? क्योंकि इस टेम्परेचर को कम करने की बात हो रही है। जो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बढ़ रहा है, किसकी वजह से? जो हम कंबस्टन करते हैं, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स करते हैं, उनकी वजह से जो ये इम्पैक्ट हो रहा है उसे बोला जाता है हमारी क्लाइमेट पे चेंज आ रहा है। ओवरऑल क्या हो गया है? टेम्परेचर राइज हो गया है। तो वो क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। ये भी एक तरह का क्लाइमेट चेंज हमारी ही एक्टिविटीज की वजह से हुआ है। कार्बन साइकिल, कार्बन साइकिल के बारे में क्या लिखा हुआ है? इतनी सारी एडवांस टेक्नोलॉजी रेंजिंग फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ फॉसल फ्यूल एक्सप्लोरेशन, एक्सट्रैक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, रिफाइनिंग। हम इतनी सारी खनिज का जो खनन करते हैं, रिफाइनिंग, उससे प्रॉब्लम होती है। उससे क्या होती है? लैंड की जो पोटेंशियल वो होती है, पोटेंट होता है, वो डिक्रीज होता है। हम इतनी सारी मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स हैं, उससे इतनी खतरनाक गैसेस को एमिट करते हैं। हम एग्रीकल्चर रन ऑफ के थ्रू ऐसे ओवर न्यूट्रिएंट्स वाटर बॉडीज में भेज देते हैं जो वहाँ यूट्रोफिकेशन का काम करती हैं। तो ओवरऑल हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी क्लाइमेट के ऊपर भी इम्पैक्ट डाल रहे हैं। तो क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है वो भी रिजल्ट है ह्यूमन एक्टिविटीज का एनवायरनमेंट के ऊपर इंटरेक्शन के साथ। एसिड डिपोजिशन इंपॉर्टेंट। एसिड डिपोजिशन कहूँ या मैं इसको बोलूँ एसिड रेन, इस कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप इतना जान लीजिए, एसिड रेन जो होती है वो भी एक तरह का ह्यूमन इंटरेक्शन है। बिकॉज जितने भी जो हमारी नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रेट गैस है, जब एनवायरनमेंट में रिलीज होती हैं, ये एटमॉस्फेयर में जाती हैं, नाइट्रिक एसिड्स और सल्फ्यूरिक एसिड्स, जो कि हम कितनी ही चीज़ों से रिलीज करते हैं, व्हीकल के पोल्यूशन से, इंडस्ट्री के पोल्यूशन से, केमिकल इंडस्ट्री से, थर्मल इंडस्ट्रीज से। तो इन सबसे जो हम सल्फर और नाइट्रिक एसिड को रिलीज करते हैं, हार्मफुल गैसेस को, जब ये एटमॉस्फेयर में राइज करती हैं, तो ऑक्सीजन, वाटर वेपर और आप कह सकते हैं हाइड्रोजन के साथ मिलके ये ड्राई या लिक्विड फॉर्म में जब बारिश होती है, जिसमें कि किसको आप कंटैमिनेटेड बोल सकते हैं, इतने हार्मफुल केमिकल्स से, उसको बोला जाता है एसिड रेन या एसिड डिपोजिशन। और ये हमारी जितनी भी बोलना चाहिए मुझे फौना है, हमारी फ्लोरा एंड फौना है, यानी कि जानवरों के ऊपर, और जितनी हमारी फॉरेस्टेशन है, जितनी प्लांटेशन है, बिल्डिंग्स हैं, इन सब के ऊपर जो है वो लेयर जो है वो जमा देती है, विच इज़ नॉट वेरी गुड, प्लांट्स के लिए भी नहीं है और मॉन्यूमेंट्स के लिए भी नहीं है। फॉग और स्नो की फॉर्म ऐसा नहीं होता कि एसिड की बारिश होने लग जाती है। एसिड रेन हैज अ न्यूमरस इकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स। देखो, वाटर बॉडीज, वेटलैंड्स, एक्वेटिक एनवायरनमेंट, जो मछलियां हैं, जितने रहने वाले क्रिएचर्स हैं, जितनी प्लांट्स हैं, जितने की मैं बोलूँ कि वनस्पति हैं, जितनी की जितनी, उन सब पे ये प्रभाव डालती है। तो ये किससे किससे रिलीज हुआ ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड एटमॉस्फेयर में? नेचुरल तो नहीं था, किसकी वजह से हुआ? ह्यूमन इंटरेक्शन की वजह से। रिसर्चर्स ने, हालांकि लगातार लोग काम करते रहते हैं, कहते हैं कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा ईल ग्रास और अदर वेजिटेशंस हैं उन्हें उगाया जाए तो इसको हम एसिडिक नेचर जो है वो वाटर बॉडीज़ का थोड़ा कम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अल्टीमेटली इन हार्मफुल सब्सटेंसेस का यूज़ करना कम कर दें तो उसमें ज़्यादा फायदा होगा। ओजोन डिप्लीशन सब जानते हैं, मैंने पिछली क्लास में भी आपसे डिस्कस किया था। लेकिन इस ओजोन डिप्लीशन का वेजिटेशन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? ह्यूमन बींग्स पे तो पड़ ही रहा है, तरह तरह की डिजीजेज हो रही हैं, स्किन एलिमेंट्स हो रही हैं, कैटरेक्ट की प्रॉब्लम हो रही है, इम्यूनिटी वीक हो रही है। लेकिन उसके साथ साथ वेजिटेशन जो है उसके ऊपर भी जो प्रभाव पड़ रहा है
वो भी हमारा जो है ह्यूमन इंटरेक्शन है, ह्यूमन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज का इम्पैक्ट है। क्या हो रहा है, वो सारे ही प्लांट्स को और नेचुरल इकोसिस्टम को और जो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हैं उनको नुकसान कर देती है, क्योंकि जो वो रेज है ओजोन की हार्मफुल, जो कि उसकी लेयर को एब्जॉर्ब करना चाहिए था आइडियली, वो उस होल के थ्रू क्या हो रही है, हमारे सरफेस पे आ रही हैं, और जितनी भी हमारी प्लांट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेशन यानी कि जितनी भी हमारी वनस्पति हैं, उन सबके जो स्टोमेटा होते हैं लीफ का जो, उसमें एंटर कर जाती है और उसके टिश्यू को बर्न कर देती है। तो इससे उसको रेस्पिरेटरी प्रोसेस जो होता है प्लांट का वो इफेक्ट हो जाता है। और ये जो ओजोन, ग्राउंड लेवल ओजोन होती है, देखो कुछ तो ओजोन जो है वो हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में की लोअर उस पे मौजूद है, लोअर सरफेस पे, कुछ ये हमारे एटमॉस्फेयर के बिल्कुल पास भी पाई जाती है, ग्राउंड लेवल ओजोन कहा जाता है। वो भी हार्मफुल चीजों के साथ मिलके बहुत नुकसान करती है प्लांट्स को, वेजिटेशंस को। ये वही बात लिखी हुई है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो हैं वो डेवलपमेंटल और साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस है प्लांट का उसको डिप्लीट कर देती है। डिसरप्शन ऑफ नाइट्रोजन साइकिल, जो हमारी आइडियल नाइट्रोजन साइकिल है जिसमें कि नाइट्रोजन वेरियस फॉर्म्स में कन्वर्ट होता है, अमोनिफिकेशन होता है, नाइट्रिफिकेशन होता है, अब्जॉर्प्शन होता है, वो भी क्या हो रहा है, डिसरप्ट हो रहा है ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। अमोनिया और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और अमोनिया के एमिशन जो कि हमारे ऑटोमोबाइल्स से होते हैं, या फिर आप एडिशनल जो फर्टिलाइजर्स और न्यूट्रिएंट्स डालते हो क्रॉप के ज़्यादा अच्छी पैदावार करने के लिए, उससे क्या हो रहा है, या फिर लाइफ स्टॉक ऑपरेशंस, लाइफ स्टॉक क्या होते हैं, लाइफ स्टॉक होते हैं जो हम फार्मिंग के लिए फॉरेस्ट को हटा के वहाँ पे फार्म एस्टेब्लिश कर रहे हैं, जिसमें कि डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो आप जैसे लेना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे कैटल्स को रखा हुआ है, आपने स्वाइन्स को रखा हुआ है, पिग्स को रखा हुआ है, गोट्स को रखा हुआ है, शीप्स को रखा हुआ है, तो उसकी वजह से एक तो इन्फेक्शन, ऊपर से आप उन्हें रखने के लिए एरिया को साफ कर रहे हैं, आप एक तरह से डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, क्यों, ताकि आपको मिल्क, कर्ड, पनीर, दही, ये सब चीजें मिल पाए जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं। तो इसकी वजह से क्या कर रहे हो आप, वहाँ पे फर्टिलाइजर्स भी यूज कर रहे हो, आप चीजों को भी, उन चीजों को रख रहे हो, पेड़ों को काट रहे हो, तो जो ये सारी चीजें मिलके नाइट्रोजन साइकिल जो नेचुरल है उसे क्या कर रही है, डिसरप्ट कर रही है, और उसकी वजह से क्या क्या हो रहा है, ये वाली सारी चीजें, क्या क्या हो रहा है, ज्यादा एसिडिफिकेशन हो रहा है, यूट्रोफिकेशन, ओवर न्यूट्रिएंट्स जो वाटर बॉडीज में चले जाते हैं रन ऑफ की वजह से, लैंड रन ऑफ समझ लीजिए, या इंडस्ट्री से निकलने वाले हार्मफुल केमिकल समझ लीजिए। इसके अलावा प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ओजोन एंड पार्टिकुलेट मैटर जो होता है, रेस्पिरेटरी डिजीज आ रही है, क्यों, क्योंकि आप एनिमल्स को भी ऐसी चीजें दे रहे हो जिससे कि वो ज्यादा अच्छा प्रोड्यूस करें, और वो अल्टीमेटली ह्यूमन बींग्स के रीनल सिस्टम, किडनी सिस्टम, डाइजेशन के सिस्टम, इन सारी चीजों को इम्पैक्ट कर रही है। तो ये भी ह्यूमन इंटरेक्शन है, ह्यूमन इंटरफेरेंस है एनवायरनमेंट के साथ। इंडस्ट्रीज आप सब जानते हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो सारी की सारी कमर्शलाइजेशन की वजह से जितनी भी इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश हुआ है वो हर लेवल पे बेहिसाब पोल्यूशन कर रही हैं, तो उनका भी जो इम्पैक्ट है वो इसी के अंडर काउंट होगा, फिर वो चाहे बायोडीजल हो, पेट्रोलियम हो, न्यूक्लियर एनर्जी हो, और क्या ऑयल स्पिल्स, ऑयल स्पिल्स हो जाते हैं, उसकी वजह से भी लैंड की प्रोडक्टिविटी खराब होती है, ह्यूमन अगर उसके साथ कॉन्टैक्ट हो जाए तो उनको भी प्रॉब्लम होती है, वाटर बॉडीज जो बेहिसाब पोल्यूट हो रही हैं, ये सब किससे हो रहा है, इंडस्ट्रीज की वजह से हो रहा है, तो ये एक और इम्पैक्ट है। माइनिंग मैंने आपको बताया, खनन करने से, खनन करने से क्या होता है, आप उस चीज के लिए पहले फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हो, इंडस्ट्रीज को और वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स जो हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, अल्टीमेटली यू आर पॉइजनिंग द एटमॉस्फेयर, ऑल्सो यू आर पॉइजनिंग द मेन नेचुरल रिसोर्सेज हमारे जो हैं उनको आप पोल्यूट कर रहे हो, एयर, वाटर, इन सब चीजों को कंटेमिनेट कर रहे हो, और क्या कर रहे हो, प्रोडक्टिविटी जो है नेचुरली सॉइल की वो लूज हो रही है इस वजह से, तो ये सॉइल इरोजन हो रहा है, सिंक होल्स बन रहे हैं, तो इस तरह से क्या कर रहे हैं, माइनिंग का भी इफेक्ट जो है वो हमारे एनवायरनमेंट पे पड़ता है। केमिकल लीकेज, यस हम पहले बात कर चुके हैं लीकेज की, वो भी करता है। इंपॉर्टेंट, ये तो सब जानते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के जितने भी एवेन्यूज हैं, जितने भी तरह के व्हीकल्स हैं, फिर वो चाहे लैंड पोल्यूशन हो रहा हो, चाहे एयर पोल्यूशन हो रहा हो, चाहे वाटर पोल्यूशन, जितने भी व्हीकल्स हैं हमारे ट्रांसपोर्टेशन के कम्यूट करने के मोड्स हैं, उन सबसे हार्मफुल गैसेस जो एयर क्वालिटी को खराब कर रही हैं वो रिलीज हो रही हैं लगातार, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड,
नाइट्रस ऑक्साइड सब रिलीज हो रही है एटमॉस्फेयर में। और आप जानते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होता है वो इसीलिए ही डेवलप हुआ है, इसको भी हम डिटेल में पोल्यूशन में पढ़ेंगे, जो कि आपको कॉन्स्टेंटली गाइड करता रहता है, मॉनिटरिंग में मदद करता है कि कितना लेवल जो है वो एटमॉस्फेयर में गैसेस का पोल्यूट हो रहा है और क्या लेवल आइडियल होना चाहिए। हैबिटेट्स आर ऑलवेज बीइंग डिस्ट्रॉयड टू मेक वे। एक और चीज आप मान सकते हो कि इस तरह के जब एयरपोर्ट्स बनते हैं या रोड्स बनती हैं तो जो नेचुरल हैबिटेट्स किसी ना किसी जगह से वो रास्ता जा रहा होता है, देन वी हैव टू क्लियर दी वे। हम फॉरेस्ट काटते हैं या चीजों को हटाते हैं वहां से, तो एक तरह से हम जो नेचुरल हैबिटेट है उसको तो डिस्ट्रक्ट कर ही रहे हैं। तो ये भी एक तरह का इम्पैक्ट है। डिफॉरेस्टेशन सब अच्छे से जानते हैं, फॉरेस्ट का सफाया, ये तो सबसे बड़ी बात है कि जो पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ जो सबसे हार्मफुल इफेक्ट हुआ है, जो हमारी ग्रीन अर्थ का जो ग्रीन एस्पेक्ट है उसको खराब करने का, वो यही हुआ है कि हमने तेजी से फॉरेस्ट को काटना शुरू कर दिया अपने पर्सनल यूज के लिए और हैबिटेट को बढ़ाने के लिए, रिहायशी इलाका बनाने के लिए हमने क्या करना शुरू कर दिया है, पेड़ों को काटना, जिसकी वजह से जो वाइल्ड लाइफ है वो भी डिस्ट्रक्ट हो रही है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की कमी, रेनफॉल, ये सब जो नॉर्मल चीजें आप जितनी भी जानते हैं जो फॉरेस्ट के फायदे हैं, ये सब भी ह्यूमन इंटरेक्शन है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन इंपॉर्टेंट। जीएमओस का यूज क्या होता है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन या जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं एग्रीकल्चर में, वो इसलिए यूज किए जाते हैं कि जो उनका डीएनए होता है प्लांट्स का, क्रॉप्स का जिन्हें मैं बोलूं, उनको बेहतर बनाने के लिए कि ज्यादा यील्ड हो, ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो। जो जैसे आप देखते हैं ना आजकल बड़े बड़े मैंगोज आ रहे हैं, बड़े बड़े चीजें जो हैं वो ज्यादा न्यूट्रिशियस ना ही होती है लेकिन देखने में अच्छी, बड़ी आपको हेल्दी लगेंगी वो चीजें, उसमें किसी ना किसी तरह का डीएनए मॉडिफाइड किया जाता है। एक तो रीजन है कि हाँ फर्टिलाइजर्स और इंसेक्टिसाइड्स यूज किए जाते हैं, वो तो अलग है, लेकिन जीएमओस का मतलब होता है डीएनए में ऐसा जेनेटिकल बायोलॉजिकल इंटरवेंशन करना जिससे कि जो क्रॉप्स हैं वो ज्यादा अच्छी यील्ड करें। इसके लिए तो उनको किया जाता है, लेकिन उससे नुकसान क्या होता है कि अल्टीमेटली वो जो आपने इंट्रैक्शन किया या आपने जो चीजें चेंज की उसके जीन्स में, हम उन्हें कंज्यूम तो हम ही कर रहे हैं ना, तो उसके कंजम्पशन से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं एज ए ह्यूमन बीइंग। और लॉन्ग रन में इन चीजों को यूज करने के साथ प्लांट्स के साथ जो होते हैं वो इससे इम्यून भी हो जाते हैं, फिर कम, और कितनी सारी ऐसी लैंड होती है जो कि बैरन भी हो जाती है इस तरह के इंटरवेंशन करने के लिए। तो एक तरफ तो उसका फायदा है अच्छी क्रॉप यील्ड्स का, बेहतर प्लांट्स आते हैं, कम कीड़े लगते हैं, लेकिन क्या है नुकसान बहुत ज्यादा है एनवायरनमेंट के ऊपर भी, जो नेचुरल वो होती हैं वो चीजें उसकी खराब हो जाती हैं, बेनिफिट्स जो होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग सब जानते हैं, हम स्टार्टिंग में बात कर चुके हैं, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, एटमॉस्फेयर में CO2 की जो मात्रा बढ़ी है उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो वो भी क्या है, वो तो हमारा एक मेन, जैसे आप कह सकते हो, इम्पैक्ट है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज का। पोल्यूशन अगेन यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, हर तरह के पोल्यूशन जो है, हर लेवल पे जो हम पोल्यूशन कर रहे हैं, फिर वो वाटर लाइफ को लेकर हो, एयर की क्वालिटी को लेकर हो, सॉइल को लेकर हो, इन सारे ही तरह के जो पोल्यूशंस होते हैं, ये सारी फैक्चुअल डेटा मैंने दिया है, ये हमें याद नहीं करना है, इट इज जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। लेकिन मतलब ये है कि ऑल सॉर्ट ऑफ पोल्यूशंस, अगर किसी भी तरह का पोल्यूशन जो है वो उसमें देता है ऑप्शन में, तो वो इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ही होगा। सो ये था आपका ओवरऑल टॉपिक, जितने भी तरह की मैंने बातें आपसे डिस्कस की हैं, चाहे वो पोल्यूशन हो, चाहे जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो, चाहे डिग्रेडेशन हो, चाहे डिफॉरेस्टेशन हो, और क्या हो, ग्लोबल वार्मिंग हो, और ग्लोबल वार्मिंग क्या है, यूट्रोफिकेशन, डिसरप्शन ऑफ नाइट्रोजन साइकिल, और ग्राउंड लेवल ओजोन, ये सारी ही सारी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज है। मास एक्सटेंशन, स्पीशीज का मास एक्सटेंशन जो है वो गायब हो रही है, वो भी क्या है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज का पार्ट है। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा, इससे ज्यादा इसमें नहीं पूछा जाएगा, बस आपको मेजर एक्टिविटीज और उनके नाम पता होने चाहिए कि ये इसके अंडर आते हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज सेशन। अगर आज के सेशन में आपको कोई डाउट है या आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगता है देन डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।